आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सम्राट अशोक की बात करेंगे। सम्राट अशोक की अगर बात करें, महान राजा अशोक, तो इन्होंने भारत की स्थापना की, भारत की नींव रखी, अखंड भारत की नींव रखी। तो हम एक एक चीज जानेंगे कि एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज स्टडी ग्लोस ऑफिशियल को आप फॉलो करें। यहाँ पे आपको सारे रीसेंट न्यूज अपडेट्स अनाउंसमेंट मिलेंगी। तो भाई, अशोक क्यों ये इतने महान हैं? 268 बीसी के आसपास इन्होंने अपना राजगद्दी संभाली और इन्होंने मौर्यन एम्पायर को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे ले गई है। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो आपको पता ही है कि सबसे पहले शिशुनाग डायनेस्टी आई, मतलब हर्यंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग, फिर नंद आए। अब नंद के जो आखिरी रूलर थे, देखो भाई, भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड आया, फिर महाजनपद आया और उसके बाद डायनेस्टीज आना शुरू हुई। तो नंद डायनेस्टी जो थी, जो भारत की तीसरी डायनेस्टी है, उसके आखिरी रूलर धनानंद, हालांकि बड़े अमीर थे, बड़े ताकतवर थे, बहुत ताकतवर, इतने ताकतवर थे कि जब अलेक्जेंडर 326 बीसी में उसने बैटल ऑफ हाइडेस्पास लड़ी तो आगे गए, उसने जाने से मना कर दिया। उसको लगा कि भैया पोरस ने मेरी बैंड बजा दी है, अगर मैं आगे नंद वंश से भिड़ूंगा तो वो तो और ज्यादा ताकतवर है, वापस चला गया। एक रीजन था ये भी। तो नंद डायनेस्टी, आखिरी रूलर धनानंद, काफी ज्यादा अब क्योस हो गया था, लॉलेसनेस थी, ऑफिसर मंच मतलब अपने हिसाब से चीजें करते थे, जनता परेशान। चाणक्य गए एक दिन धनानंद के दरबार में और धनानंद ने चाणक्य की बड़ी बेइज्जती कर दी। तो चाणक्य ने यह कसम खाई कि जब तक तुम्हारे एम्पायर को तहस नहस नहीं कर दूंगा, तुम्हारे राजवंश को तहस नहस नहीं कर दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। उसके बाद फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का चुनाव किया, उसको ट्रेन किया और अल्टीमेटली धनानंद को हराने में कामयाब रहे। एक गुरु थे, मतलब चाणक्य ने किंग मेकर जिसको बोला जाता है, चाणक्य ने वो काम कर दिखाया जो कि लगभग नामुमकिन था। उन्होंने जीरो से शुरुआत की, लेकिन अपने दिमाग से, बुद्धि से। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बहादुर था, नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्यन एम्पायर की 323 बीसी में स्थापना हुई। अब चंद्रगुप्त मौर्य काफी समय तक थे। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे अमित्रघात है, बिंदुसार है, जिनको अमित्रघात भी बोला जाता है। बिंदुसार का बेटा था अशोक। वैसे बिंदुसार के बहुत सारे बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा था सुशीमा, जिसको बिंदुसार चाहता था ये राजा बने। अब बिंदुसार ऐसा था कि जब बिंदुसार अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अशोक की बात करें तो अशोक मतलब ही होता है विदाउट सोरो, शोक, जिसका शोक ना किया जाए, जो बहुत ही खुश रहे, ये चीज है। हालांकि जब भी आप इनके सम्राट अशोक ने बहुत सारे एडिक्ट्स बनवाए, बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, वहां पे इनको प्रियदर्शी, देवनम प्रिय, ये सब बोला गया है, बिलव्ड ऑफ द गॉड और बहुत कुछ। तो अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, और बिंदुसार अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ऐसा बोला जाता सम्राट अशोक बड़े कुरूप थे, पसंद नहीं थे, कहते अरे यार ये नहीं, ये राजा ना बने। सुशीमा को बहुत ज्यादा चाहते थे कि सुशीमा जो है वो राजा बने, लेकिन अशोक तो बेटे तो आखिरकार किसके थे? बेटे थे ये बिंदुसार के, तो खून तो वही राजवंश वाला ही था। ऐसा इनके बारे में ये भी बोला जाता है, इनका जन्म 304 बीसी के अराउंड हुआ था, पाटलिपुत्र। अब इनके जो पिताजी थे वो तो अच्छे रूलर माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो माता जी थी सुभद्रांगी, इनको ये बोला जाता था, सुभद्रांगी को यही बोला था एक ज्योतिषी ने कि तुम्हारी शादी एक राजा से होगी और तुम्हारा बेटा भी राजा बनेगा। तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो सुभद्रांगी का अशोक बेटा था, और जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे कजन्स, भाई सब थे, सिस्टर्स अशोक के। लेकिन अब इन्हीं में ही लड़ाई थी। शुरुआत से ही अशोक काफी ज्यादा फियर्स फाइटर थे, हंटर थे। वो जो राजा वाली जो क्वालिटीज है ना, वो शुरुआत से ही इसमें थी। ये रुकते ही नहीं थे, एक बार शुरू हो जाते थे तो रुकते ही नहीं थे। लेकिन अपने पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं थे, ना ये बहुत ज्यादा कोई इनकी खास लगाव था अपने पिताजी से।
अशोक को शुरुआत में भेजा गया, जैसे एक बार इनको उज्जैन भेजा गया कि जाके वहां पे रिबेलियन है उसको सही करो, सप्रेस करो जाके। जैसे ही अशोक आए, कोई भी हथियार नहीं, किसी ने हथियार नहीं उठाया, ऐसे ही सबने सरेंडर कर दिया। अशोक जहां पे भी जाते थे, जहां पे भी, वो लोग सरेंडर कर देते थे विदाउट फाइट। कहीं कहीं लड़ते भी थे अशोक, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं लड़ते भी थे, जहां जरूरत होती वहां पे लड़ाई करते थे, लेकिन जहां जरूरत नहीं होती थी वहां कुछ नहीं करते थे। ऐसा हमको अशोक के बारे में कहां से पता चलता? अशोकावदान। अशोकावदान के बारे में अशोक को एज अ हीरो दिखाया गया बहुत शानदार तरीके से। लेकिन जो श्रीलंकन टेक्स्ट हैं, पाली में जो लिखे गए हैं, महावंशा, दीपावंशा, उसमें ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और अशोक को इसमें एज अ विलन बताया गया है। अशोक को एज अ विलन इसलिए बताया गया है क्योंकि जब अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट होंगे तो वो बहुत ही ज्यादा इंट्रिगिंग लगे। कहते हैं ना कि अरे बहुत ही खतरनाक विलन था ये, बहुत ही क्रूर राजा था, लेकिन जैसे ही बुद्धिज्म के संपर्क में आया इसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो बुद्धिज्म को ग्लोरीफाई करने के लिए उसमें ऐसा काफी ज्यादा इनको ऐसा विलन दिखाया गया। लेकिन अशोक का दिल काफी ज्यादा मार्मिक था। जानवरों के लिए जो अशोक ने किया है, अपने एडिक्ट्स पे यह तक लिखवाया है कि जानवरों के साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगा। ऐसा एक बार क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया और सारे बच्चों को, जो बिंदुसार के जितने भी बच्चों थे, उन सबको अपनी काबिलियत दिखानी थी और उसी में से ही राजा का चुनाव करना था। तो उसमें अशोक भी आए। तो अब वहां पे जो ज्योतिषी थे उनको यह पता था कि अशोक जब आए, अशोक बिंदुसार के कोर्ट में थे राधागुप्त। राधागुप्त अशोक को बहुत ज्यादा मानते थे और उन्होंने काफी ज्यादा मदद की। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य ने मदद की, वैसे ही अशोक की राधागुप्त ने मदद की राजा बनने में। तो बिंदुसार ने पूछा, जब सारे बच्चों ने अपना कौशल दिखाया, कि कौन सा बच्चा राजा बनने के लायक है, मेरा कौन सा बेटा राजा बनने के लायक है। तो फिर जो ज्योतिष थे उनको पता था कि अगर डायरेक्ट अशोक को बोल देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि जिसका शासन जो है सबसे बढ़िया हो, जिसकी भुजाएं सबसे लंबी हों, वही आपका राजा बनेगा, वही आपकी गद्दी को संभालेगा। तो वैसे भी जब अशोक की एंट्री हुई थी उस समय बिंदुसार समझ नहीं पाया कि अशोक की तरफ इशारा है, तो हाथी पे आए थे वो, एकदम ग्रैंड एंट्री हुई थी। अब हुआ क्या कि दिक्कतें बहुत ज्यादा होने लगी। अशोक को राजा बनना था, लेकिन पिताजी चाहते थे सुशीमा राजा बने। अशोक को राजा ना बनने दिया जाए, इसलिए अशोक को इधर उधर भेज देते थे बिंदुसार कि तुम निकलो यहां से, जाओ उधर उज्जैन में रिबेलियन हो रहा है, तक्षशिला में रिबेलियन हो रहा है, उसको जाके देखो। लेकिन सुशीमा का जो इंटेंशन था वो थोड़ा सा खराब लगा राधागुप्त को। तो राधागुप्त ने ये सोच लिया था कि अगर राजा बनाना है तो अशोक को ही बनाना है। बिंदुसार बहुत बीमार पड़ गए। अब बिंदुसार को लगा कि भाई देखो, तुरंत ही सुशीमा का हमको राज्याभिषेक करना होगा, वरना अशोक, क्योंकि ये भनक पड़ गई थी कि अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है वो गद्दी लेने वाले हैं, ये भनक पड़ गई थी। तो तुरंत सुशीमा को हमको राजा बनाना पड़ेगा। अब इधर सुशीमा भी बाहर गए हुए थे, अशोक साम्राज्य में थे। तो 268 बीसी में अशोक ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई अब से हम राजा हैं। सुशीमा ने विद्रोह किया, अशोक ने सुशीमा को हरा दिया, खत्म कर दिया, मार दिया। ये चीज है। तो अब ये देख सकते हैं कि श्रीलंका और वही नॉर्थ इंडियन टेक्स्ट अशोका अवदान, ये कि वॉयलेंट किंग हैं। ऐसे ही एक है कि इन्होंने 500 आदमियों के सर कटवा दिए थे। जो भी मिनिस्टर्स इसकी बात नहीं मानते थे उनको खत्म कर देते थे। चंद अशोक इनको नाम दिया गया कि काफी ज्यादा वॉयलेंट थे ये चीज। अब 268 बीसी में ये राजा बने। जब ये राजा बने तो ये बड़े तगड़े राजा बने। इन्होंने भयानक एक्सपेंशन किया, पूरा भारत साउथ तक ये चले गए, इधर अफगानिस्तान तक चले गए, और अपनी पावर की बेसिस पे अशोक इतने ज्यादा ताकतवर थे। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शानदार था इनका। जो एडमिनिस्ट्रेशन है भाई, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जुडिशियल डिपार्टमेंट हो, कमाल का था। ऐसा बोला जाता है इसी पावर स्ट्रगल में अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा, आखिरी भाई तिस्स को छोड़ दिया बस। तो जिसने अशोक का सपोर्ट किया उसको छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी अशोक ने सबको मार दिया। देखिए ये सही है नहीं है, जैसा कि मैंने बताया ना कि कई जगह अशोक को बहुत ही क्रूर दिखाया गया, हो सकता है ये सही ना भी हो। ऐसा आपको बता दूं कि 19th सेंचुरी में जेम्स प्रिंसेप ने, पहले तो पता भी नहीं था कि कौन है अशोक,
लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप ने हिस्टोरिकल सोर्सेस को खंगाला तब अशोक के बारे में सामने आया। हम ये देखते हैं कि श्रीलंका में इंस्क्रिप्शन मिले, भारत में इंस्क्रिप्शन, पिलर एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, किताबें। जॉर्ज ट्यूमर ने बहुत इंपॉर्टेंट श्रीलंकन मैन्युस्क्रिप्ट दीपावमसा को जब डिस्कवर किया तो उसमें अशोक का नाम था। संस्कृत टेक्स्ट अशोक का अवदान, ये अशोक की ही कहानी है, पूरी पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। और दीपावमसा और महावमसा भी, मतलब अशोक का अवदान तो संस्कृत में, लेकिन दीपावमसा महावमसा पाली में। और उसके बाद एडिक्ट्स, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन में यह भी था कि अशोक ने वैसे तो काफी रानियां थी, लेकिन मेन इनकी 5 बीवियां थी, ये चीज। और इनके 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी। महेंद्र जो इनकी अशोक के बाद महेंद्र जो था, महेंद्र को तो इन्होंने श्रीलंका भेजा था कि जाओ बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करो। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो अशोक ने इधर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, हर जगह अशोक ने जीत जो है वो अर्जित करनी शुरू कर दी। हर आप देख सकते हैं बिंदुसार 275 बीसी में इनका देहांत हुआ। और उसके बाद फिर अशोक ने, बिंदुसार चाहता था कि सुशीमा जो है वो राजा बने, लेकिन फिर अशोक ने तुरंत ही अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और उसके बाद फिर इनके भाइयों ने रिवोल्ट किया, अशोक ने सबको हरा दिया। ये चीज है, ये देख सकते हैं आप। चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन आप देखिए अशोक, हर जगह। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 261 बीसी होगा एक्चुअली, तो 265 नहीं होगा। ये बैटल ऑफ कलिंग जो थी, ये एक डिसाइसिव बैटल थी। इसमें हुआ क्या कि जब कलिंग का युद्ध हुआ 261 बीसी में, कलिंग बहुत ही मुश्किल था जीतना, फर्टाइल रीजन था। अशोक ने बोला बस जीतेंगे इसे, चाहे जो हो जाए। अशोक ने अपनी आर्मी को भेजी, जो कि बहुत बड़ी थी उस समय, और कलिंग में भीषण युद्ध हुआ, भीषण। 1.5-2 लाख के करीब सैनिक अशोक की तरफ से थे, उधर भी 50-60 हजार के करीब सैनिक, मतलब लाखों लाखों लोग भिड़ गए आपस में। 1 साल तक ये युद्ध चला। लेकिन दोस्तों इस युद्ध का कंसीक्वेंस ऐसा था कि मतलब पूरा मैदान खून से लथपथ। कीचड़ था ना, कीचड़, वो कीचड़ नहीं था, वो मांस और खून से मिक्स हो गया था, वो वाला कीचड़ था। हर जगह खून ही खून। अशोक ने जब ये देखा ना तो तिलमिला गए। अशोक के जनरल्स आते थे, बताते थे कि हम जीत रहे हैं महाराज। अशोक को बहुत दुख होता था कि ये हो क्या रहा है। अंदर ही अंदर अशोक जो है वो टूटते जा रहे थे कि भाई ये सब मैं नहीं देख सकता। और कलिंग वॉर के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर एक दिन ये घायल भी हुए। ये जो कहानी यहां पे लिखी हुई है, एक्चुअली क्या था कि एक बार अशोक लड़ते लड़ते ये इसी में ही घायल हो गए थे। तो बुद्धिस्ट मॉन्क आए और इनको काफी इनकी मरहम पट्टी की, और उसके बाद इनको बुद्धिज्म के बारे में बताने लगे अशोक को। तो अशोक को बुद्धिज्म के बारे में बताने लगे। अशोक बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, बहुत मोटिवेट हुए कि यार बहुत अच्छी बात है। तो अशोक ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो एक्चुअली में जो वो बुद्धिस्ट मॉन्क था वो सुशीमा का बेटा था, और सुशीमा को अशोक ने मारा था, सम्राट अशोक ने। तो सोचिए, अपने पिता के कातिल, भले ही आप चाचा जी हो, लेकिन अपने पिता के कातिल की बरम पट्टी कर रहे थे, और वो भी मुख में स्माइल थी, मुख में मुस्कुराहट थी, और बुद्धिज्म के बारे में बता रहे थे। तब अशोक जो है वो कन्वर्ट हो गए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। और बुद्धिज्म में मतलब कलिंग वॉर के बाद बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। और उसके बाद फिर इन्होंने हर जगह बुद्धिज्म को फैलाया। अशोक का यही मानना था कि भाई बुद्धिज्म ही जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने खूब सारे स्तूप बनाए, विहार, चैत्य सब बनाए, बुद्धिज्म फैलाया उन्होंने। साउथ ईस्ट एशिया गए, श्रीलंका मिशनरीज भेजी, अपने बेटे को भेजा। अशोक चाहते तो पूरे यूरोप का सब कुछ जीत लेते, लेकिन उन्होंने बोला कि अब जो मेरा प्रचार प्रसार होगा वो अब लड़ाई के माध्यम से नहीं होगा। इन्होंने धम्म महामतास को अपॉइंट किया, जो कि एथिक्स के लेसन देते थे, जो कि प्रचार, बुद्धिज्म का भी प्रचार प्रसार और लोगों को भी बताते थे। तो अब जो है मैं धम्म, बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं मैं उन्हीं को ही फैलाऊंगा पूरी दुनिया में। अब मुझे, मेरा जो एक्सपेंशन है अब वो मिलिट्री से नहीं होगा। क्या चीज, 84,000 स्तूप बनवाए बुद्ध ने। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने करवाई थी, पता ही है आपको। वहां पे सांची और महाबोधि टेम्पल इन्होंने बनवाया।
तो अशोक जो है, अशोक ने अपना साम्राज्य धर्म के माध्यम से फैलाया। इन्हीं की ही वजह से चाइना में, इंडोनेशिया में और इधर पूरा साउथ ईस्ट एशिया में पूरा बुद्धिज्म फैला। और उसके बाद जो अगले राजा आते गए उन्होंने भी ये काम जारी रखा, तो बुद्धिज्म मरा नहीं। और आज भी देखेंगे आप साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में बहुत बुद्धिज्म आपको देखने को मिलेगा। ये चीज है। इसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कभी भी वॉयलेंस, कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। रिलीजियस पॉलिसी अशोक धम्म, वही कि बुद्धिज्म को एक स्टेट रिलीजन 260 बीसी के अराउंड इन्होंने बना दिया। और ये पहले एम्परर थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जिन्होंने बुद्धिस्ट पॉलिसी को एस्टैब्लिश किया। 10 राजा धर्म या 10 प्रीसेप्ट आउटलाइन बाय लॉर्ड बुद्ध हिमसेल्फ, ये आप देख सकते हैं। टू बी लिबरल एंड अवॉइड सेल्फिशनेस, लिबरल रहो और कभी भी सेल्फिश मत रहो। हाई मॉरल कैरेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ऊपर होना चाहिए। टू बी प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस वंस ओन प्लेजर फॉर द वेलबींग ऑफ योर सब्जेक्ट्स, तुम्हारी जैसे एक राजा की जो सब्जेक्ट होते हैं जनता होती है, उसके लिए अपने सुख छोड़ दो। सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने प्लेजर जो चीज तुमको खुशी देती है, अगर किसी दूसरे को दुख दे रही है तो उसको तुमको छोड़ना पड़ेगा, वो तुम्हारा धर्म है। ईमानदारी, चौथा ईमानदारी और इंटीग्रिटी बना के रखो। 5वां काइंड एंड जेंटल, सौम्य रहो और सिंपल लाइफ। छठा सिंपल लाइफ, एक बहुत ही साधारण लाइफ जियो अपने सब्जेक्ट्स के लिए। 7वां नफरत से एकदम दूर रहो, नफरत फैलानी नहीं है। 8वां नॉन वायलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। 9वां पेशेंस। 10वां पब्लिक ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो। साथ ही साथ इन्होंने जो जानवरों को मारना भी बंद करा दिया था। इन्होंने गुप्तचर छोड़ के रखे हुए थे। अशोक के साम्राज्य में करप्शन बहुत कम था क्योंकि उन्होंने गुप्तचर छोड़, कोई भी अगर कुछ भी गलत करता तो गुप्तचर उसको पकड़ के ले जाते। ये चीज है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको पता ही है अशोक चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भारत सरकार ने भी, भारत ने भी अशोक से, सम्राट अशोक से बहुत कुछ लिया है। सम्राट अशोक जो व्हील ऑफ चक्र, व्हील ऑफ अशोक मतलब जो अशोक चक्र, व्हील ऑफ अशोक धर्म चक्र को बताते हैं वो, द व्हील ऑफ धर्म। 24 स्पोक्स है ना, 12 लॉज ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एंड 12 लॉज ऑफ डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ओरिजिन और टर्मिनेट कहां होंगे, ये धर्म को, ये एक तो यूनिवर्स को बताता है और एक बताता है धर्म को। तो मॉडर्न एम्पायर के जितने भी रिलिक्स हैं उसमें आपको चक्र देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लायन कैपिटल है सारनाथ, जो हमारा एम्बलम भी है। अशोक पिलर, वहां पे भी सारनाथ में अभी गया था, मैंने उस पर व्लॉग भी बनाया, आप देखिएगा। नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो हमारा चक्र है वो भी सीधा सीधा सम्राट अशोक के ही धर्म चक्र से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 में जो हमने अडॉप्ट किया। जो हमारा एम्बलम है उसके बेस पे भी हमको अशोक चक्र देखने को मिलता है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है कि नहीं। साथ ही साथ अशोक ने बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें बनवाई। महाराष्ट्र सम्राट अशोक ने सांची, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, फिर दामेक स्तूप, सारनाथ में दामेक स्तूप है ना, मैंने देखा बहुत बड़ा स्तूप है, आप देखिएगा वो मैंने जो व्लॉग बनाया है। महाबोधि टेम्पल, बराबर केव्स, नालंदा महावीरा, तक्षशिला, बहरूत स्तूप, बुलकारा स्तूप, बहुत सारी चीजें बनवाई है। तो अब अशोक का जो एम्पायर है इतना बड़ा था। और द ग्रेट सांची स्तूप, तो ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आप देख सकते हैं। बनाया यहाँ पे स्थापना तो अशोक ने की, लेकिन उसके बाद जो इसके बाद राजा आए वो इनको संभालते गए। सम्राट अशोक की इतने बड़े दानी बन गए थे, जो भी आता था सब दान दे देते थे, सब कुछ। अगर मान लीजिए कि ये चांदी की, जो भाई राजा महाराजा खाना खाते हो चांदी सोने की थाली में खाते हैं, तो अगर वो भी इनके पास होती थी वो भी दान में देते थे, भाई ले जाओ, तुम्हारा है, ले जाओ जाओ। ऐसा 232 बीसी में इनका देहांत हुआ। आखिरी जो मॉडर्न रूलर थे वो थे बृहद्रथ 185 बीसी में, बहुत ही कमजोर रूलर। इतना बड़ा एम्पायर वो संभाल नहीं पाए। और फाइनली पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी जो है वो आई। अशोक का फॉल क्यों हुआ, इतने बड़े एम्पायर थे तो फॉल क्यों हुआ? सबसे पहले तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन, जो कि एचपी शास्त्री बताते हैं। धम्म महामंत्रा जो होते थे, जो मॉरल टीचिंग्स देते थे, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को बहुत बड़ा ब्लो था। क्योंकि देखिए ब्राह्मण्स उस समय वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण्स अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे। सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को एक स्टेट रिलीजन बनाया, तो जाहिर सी बात है बुद्धिस्ट मॉन्क को वो सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे।
तो ब्राह्मणिज्म ने क्या किया कि अशोक, जो सम्राट अशोक है, उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। हालांकि अशोक जितने भी उनके सब्जेक्ट्स थे सब इक्वल थे, लेकिन यहां पे ब्राह्मणों ने अशोक के खिलाफ, सम्राट अशोक के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। ब्राह्मण्स के पास अपने प्रिविलेजेस होते थे, राइट्स होते थे, लेकिन सम्राट अशोक के नए रेगुलेशंस ने इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो एक तो ये रिबेलियन कई जगह हुए, कई जगह ब्राह्मण रूलर्स थे, उन्होंने रिबेल किया। दूसरा पैसिफिक पॉलिसी, वही कि भाई आपको आर्मी तो चाहिए, ये एच.सी. राय चौधरी कहते हैं आपको आर्मी चाहिए ना, विदाउट आर्मी आप कैसे कर सकते हैं। अब बेहरी घोष जो वॉर ड्रम्स है वो शांत होगा, और धर्म घोष जो धर्म है वो शुरू होगा। लेकिन विदाउट एनी आर्मी, विदाउट एक्सपेंशन आप कैसे कर सकते हो। अब यहां पे हुआ क्या कि जब जितने भी लोग थे जो जिनको अशोक का डर था, कल को मान लीजिए नरेंद्र मोदी बोल दे कि भाई देखो अब से लॉ एंड ऑर्डर, हम अपनी आर्मी नहीं मेंटेन करेंगे, हम कोई पुलिस नहीं मेंटेन करेंगे, हम प्यार का जो संदेश है वो फैलाएंगे, अगले ही दिन अटैक हो जाएगा, अगले ही दिन अटैक हो जाएगा। अब खैर अशोक का ये मतलब नहीं है कि यहाँ की आर्मी जो है, आज सम्राट अशोक ने जो ये किया, जो पैसिफिक पॉलिसी, जो धर्म से प्रचार प्रसार होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी बहुत कमजोर थी, ना, आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अब एक्सपेंशन इन्होंने आर्मी से नहीं किया। इन्होंने बोला आर्मी बस सेल्फ डिफेंस के लिए रहेगी, दैट्स इट। तो जो जनरल्स थे वो अब क्योंकि लड़ाई हो नहीं रही थी, तो भाई जब लड़ाई नहीं होगी तो कंटिन्यूअसली, भाई बाबर भारत में क्यों जीता, क्योंकि लगातार लड़ता हुआ आ रहा था, तो प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यस्त हो गया था वो युद्ध कौशल में। लेकिन ये इन जनरल्स के साथ कम होने लगा, और ये बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि बहुत ये एम्पायर जो है ना, आर्मी वीक हुई तो एम्पायर भी वीक होने लगेगा, बहुत छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो अलग होने लगे, ये चीज है। देन रोमिला थापर बताती है कि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था अशोक का, सम्राट अशोक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, बहुत ज्यादा, ये भी एक इनके पतन का कारण बना। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो भाई देखो, सबसे पहले तो सम्राट अशोक होते थे, उसके बाद इनका मंत्री परिषद होता था जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होते थे और हर एक प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर होता था, यह चीज है। पुरोहित होता था, पंडित, सेनापति होता था, महामंत्री होता था और युवराज होता था। ये जो असेंबली होती थी, जो इनकी काउंसिल होती थी, इसमें ये सब होते थे। फिर उसके बाद जो मंत्री परिषद के नीचे अमात्य होते थे, सिविल सर्वेंट्स, ये इनके पास सारी ताकत होती थी। ये सिविल सर्वेंट्स क्या करते थे, ये सिविल सर्वेंट इन मंत्रियों को हेल्प करते थे और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते थे जो आज हो रहा है। फिर अध्यक्ष या सुपरिटेंडेंट होते थे, 6 डिपार्टमेंट थे, 6 डिपार्टमेंट, मतलब टोटल 30 मेंबर्स थे। अब उसमें 6 कमिटीज बनाई गई थी और हर कमेटी का एक अध्यक्ष होता था, ये 30 है। हालांकि अगर इन टोटल बात करें तो 27 अध्यक्ष देखने को मिलते हैं अर्थशास्त्र में, तो 27 अध्यक्षों का नाम है। मिलिट्री की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि भाई अशोक के पास 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 के करीब घोड़ सेना थी और 9,000 वॉर एलिफेंट्स थे। मिलिट्री, अगेन जो मिलिट्री होती थी उसमें सेनापति जो होता था वो हेड होता था। फिर काफी अध्यक्ष होते थे, जैसे इन्फेंट्री उसका पद अध्यक्ष होता था पैदल सेना का, कैवलरी उसका अश्व अध्यक्ष होता था, एलिफेंट्स हास्य अध्यक्ष होता था, नेवी नाव अध्यक्ष, शैरियट रथ अध्यक्ष और आर्मरी आयुधगार अध्यक्ष। तो ये 6 डिविजन्स थे। कौटिल्य बताते हैं कि भाई देखो आर्मी में जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, ये चीज है। लेकिन दूसरे, पहले तो हेरिडिटरी प्रेफर की जाती थी, लेकिन फॉरेस्ट ट्राइब्स भी काफी लोगों को सप्लाई करते थे कि ये आपके साथ काम करना चाहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो सन्निधत्त और समाहर्त ये 2 ट्रेजरी ऑफिसर होते थे। सन्निधत्त जो होता था, जो रॉयल ट्रेजर होता था, उसको मेंटेन करता था। समाहर्त जो है वो जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन होता था उसको देखता था। साथ ही साथ एक एस्पियोनाज डिपार्टमेंट भी था, और ये ही जो है वो जासूसी करते थे कि सब कुछ साम्राज्य में सही चल रहा है कि नहीं। और इसके नीचे ये सब हायर ऑफिसर होते थे, इसके नीचे बहुत सारे क्लर्क्स काम करते थे, कार्मिकास। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता था, लैंड टैक्स।
और जो प्रोड्यूस किया जाता था उसका 25% राजा को देना पड़ता था। लैंड का, जमीन का 1/6 आपको राजा को देना पड़ता था। दूसरा मेजर टैक्स था टोल टैक्स। ग्रेन, कैटल, बाकी को छोड़ के सब पे टोल लगता था। देन जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट होते थे उस समय भी। महामत्रा जो विलेजेस होते थे उसमें प्रदेशिका, महामद्रास या राजुकास होते थे। पुलिस हेडक्वार्टर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। जो एम्पायर था वो 4 में डिवाइडेड था, मतलब 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और हर प्रोविंस को एक मेंबर देखता था जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। यह लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। सांची स्तूप है ये, आप जरूर जाइएगा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।